बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं कानों को हाथ लगाना चाहता हूँ। कानों को हाथ इसलिए लगा रहा हूँ कि हमें हर वक्त अल्लाह ताला से डरना चाहिए और गरूर नहीं करना चाहिए। इसलिए कि ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बारे में जो एक मिलिट्री कोर्ट का फ़ैसला आया है वो ये बताता है कि जो गुरूर है उसका सर हमेशा नीचा होता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब जनरल फैज़ हमीद के पास ताकत थी, इख्तियार था, तो ऐसा लगता था कि वो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी हैं और उनके सामने किसी इंसान की कोई हैसियत नहीं। वो लोगों पे झूठे मुकदमे बनवाते थे, झूठे इल्ज़ामात लगवाते थे, सोशल मीडिया पे सियासतदानों की, सहाफ़ियों की, जजों की किरदार कुशी करवाते थे। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं उनकी किरदार कुशी करवाते थे, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। और ऐसा लगता था कि फ़िरौन जो है वो दोबारा ज़मीन पर पैदा हो गया है। लेकिन जो भी इंसान ताकत और इख्तियार मिलने के बाद अपने आप को छोटा मोटा फ़िरौन या छोटा मोटा दुनियावी खुदा समझना शुरू कर देता है, उसको जनरल फैज़ के अंजाम से सबक सीखना चाहिए और कानों को हाथ लगाना चाहिए। क्योंकि जनरल फैज़ था जो वो पाकिस्तान के एक बहुत ही अहम सिक्योरिटी इदारे का सरबराह था, लेकिन उसने उस सिक्योरिटी अदारे की सरबराही के दौरान जो अपने इख्तियारात हैं उनको जिस तरीके से इस्तेमाल किया, उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा हूँ। ये बड़ी बड़ी बातें मैं आज पहली दफ़ा नहीं कर रहा। ये बातें तो जब जनरल फैज़ ISI के सरबराह थे मैं उस वक्त भी करता था और उसके नताइज भी मैंने भुगते। और कुछ अर्सा पहले मेरी ये किताब शाया हुई है। इस किताब का नाम है रुदाद सितम और इस किताब में वो सब कुछ मैंने बयान कर दिया, जनरल फैज़ के बारे में भी और बहुत से बाकी लोगों के बारे में भी, जो अपने आप को इख्तियार और ताकत मिलने के बाद फ़िरौन समझते हैं। और ये जो मुकदमा था जनरल फैज़ के ख़िलाफ़, ये करप्शन का एक छोटा सा मुकदमा था। अभी उन पर और भी इल्ज़ामात हैं और भी मुकदमात चलने हैं और उनका फ़ैसला पता नहीं कब आएगा। लेकिन मैंने अपनी किताब में जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ जितने भी इल्ज़ामात हैं ठोस शहादतों के साथ, सबूतों के साथ, वो इस किताब में बयान कर दिए हुए हैं। अब ये जो आज जनरल फैज़ को सज़ा मिली है एक मिलिट्री कोर्ट से, 27 गवाह उनके ख़िलाफ़ पेश हुए। कुछ उनके हक़ में भी थे, लेकिन 27 गवाह इस मुकदमे में पेश हुए और उनको अपने दिफा का पूरा हक़ दिया गया। और आखिरकार पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ISI के किसी साबिक सरबराह को, किसी साबिक कोर कमांडर को उनके अपने ही अदारे की बनाई गई अदालत की तरफ से 14 साल कैद की सज़ा दी गई। और ये कोई फौरी तौर पे नहीं हुआ, कुछ फौरी समात की खुसूसी अदालत नहीं थी। ये मिलिट्री कोर्ट थी जिसने उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात पर 15 महीने तक हेयरिंग की, 15 महीने तक समात की। और फिर उसके बाद जो उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला था उसको GHQ की जैक ब्रांच के पास भेजा गया। उन्होंने उस फैसले को रिव्यू किया, उसकी एवेल्युएशन की और उसके बाद वो फ़ैसला जो है वो सामने आया। अब ये फ़ैसला इतना अहम क्यों है? ये फ़ैसला इसलिए अहम है कि जनरल फैज़ जो हैं वो सिर्फ करप्शन में इन्वॉल्व नहीं थे, वो सियासत में भी मुदाखलत करते रहे। जैसा कि ISPR की प्रेस रिलीज़ में भी कहा गया है कि उनकी जो सियासी सरगर्मियाँ थी उनको अलहदा से देखा जा रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि अलहदा से और भी उन पर मुकदमात जो हैं वो चल रहे हैं। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया था और कहा कि जी ये आदमी जो है ये अपना आइन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस है, इस पर आइन के आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाए। फिर एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई। उस स्पेशल कोर्ट ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल किया और उस स्पेशल कोर्ट ने उनको फिर सज़ा दी। और जब सज़ा दी तो उस वक्त
जनरल बाजवा और जनरल फैज़ मीर जो हैं ये इनके पास ताकत और इख्तियार था और इनके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान थे। और जस्टिस वक़ार सेठ जिन्होंने जनरल मुशर्रफ को सज़ा सुनाई थी, उनको जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो हैं उनके कहने पर कुछ सियासतदानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज़हनी मरीज़ करार दे दिया। यानी कि एक जज जिसको कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने पहली दफ़ा किसी डिक्टेटर को, किसी फ़ौजी जर्नैल को सियासत में मुदाखलत करने पर, आईन पाकिस्तान की खिलाफवर्जी करने पर सज़ा दी, तो उसको आपने ज़हनी मरीज़ करार दे दिया। और फिर बाद में जस्टिस वक़ार सेठ साहब जो हैं उनकी पुरसरार हालात में मौत वाक़या हो गई। बाद में फिर आपको याद होगा कि फैज़ाबाद धरना केस में भी जनरल फैज़ का नाम आया, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो हमारी सिविलियन कोर्ट्स हैं, उन्होंने तो जनरल मुशर्रफ और जनरल फैज़ जैसे लोग जो हैं उनके बारे में अपने फ़ैसलों में कोई ना कोई ज़िक्र किया, लेकिन इनको कभी सज़ा नहीं मिली। तो ये पहली दफ़ा जनरल फैज़ को सज़ा मिली है और मैं इस सज़ा को इसलिए बहुत अहम समझता हूँ कि मेरी नाचीज़ राय में जो जनरल फैज़ को 14 साल कैद की सज़ा मिली है, इसके बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो एक बाब है उसके बंद होने का वक्त आ गया है। अब आप में से बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो अभी भी चल रही है। यकीनन आप सही सोच रहे होंगे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अभी भी चल रही है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि अभी भी बहुत से जो लोग हैं वो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, लेकिन ये जो जनरल फैज़ को सज़ा मिली है और उनके अपने ही अदारे ने सज़ा दी है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी शुरुआत है। इट्स अ गुड बिगनिंग। और अब वो तमाम दरवाज़े आहिस्ता आहिस्ता बंद होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिन दरवाज़ों से जो सर्विंग मिलिट्री ऑफिशल्स हैं वो सियासत में मुदाखलत करते हैं या उनको मुदाखलत पर मजबूर किया जाता है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। अब ये जो जनरल फैज़ साहब हैं, इनको जो सज़ा मिली है इसका पाकिस्तान को तो बहुत फ़ायदा है, लेकिन मेरी राय ये है कि इसका इमरान खान को फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। पहले नुकसान की तरफ आ जाते हैं। ये जो इनको अभी एक सज़ा मिली है ना, ये तो एक करप्शन के केस में सज़ा मिली है, लेकिन जब इनकी जो सियासत में मुदाखलत के जो मुकदमात हैं उनकी समाअत शुरू होगी तो फिर पता चलेगा कि ये 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें भी मुलव्वस थे और तहरीक इंसाफ के कुछ दीगर रहनुमा भी उसमें मुलव्वस थे। और हो सकता है कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ उसमें जनरल फैज़ के साथ साथ